हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है आप लोग ये बैनर देख के ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग अस्थमा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अस्थमा जो डिजीज है ना, ये बहुत सारे लोगों में होता है और आप इससे कुछ तो आपको इसके बारे में पता होगा। आप जैसे कुछ हद तक आपको ये पता होगा कि ये मतलब सांस लेने से प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, इतना तो जरूर आपको पता होगा। और मैं बाकी जो नहीं पता है वो मैं बताऊंगा। मैं सौरभ सिंह चौरसिया, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अस्थमा के बारे में। देखिए, अस्थमा होता क्या है अस्थमा, कौन सा डिजीज होता है और हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन इससे अफेक्टेड होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। सारा कुछ बताऊंगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताऊंगा, डायग्नोसिस बताऊंगा, ट्रीटमेंट बताऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। बस सब बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें क्या होता है ना कि ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉडी आप जो देख रहे हैं, ये बॉडी एक नॉर्मल बॉडी है, ठीक ना। अब इसी में जब इफेक्ट होता है तो हमारा जो लंग्स होता है वो मतलब हमारा जो लंग्स होता है वो उसका हर एक पार्ट का अलग अलग नाम होता है। ब्रोंकियोल होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, उसमें भी पार्ट बदलता है, वो एल्वियोली होता है। देखिए, हमारे बॉडी में जो भी हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, जो भी गैसेस लेते हैं हम लोग, सिर्फ ऑक्सीजन है, जो भी गैसेस हम लोग मतलब अपने अंदर लेते हैं, उसमें क्या करता है कि हमारे लंग्स में जाने के बाद ब्रोंकियोल से होते हुए वो हमारे एल्वियोली पास जाता है। और एल्वियोली का हमारा यही काम होता है कि वो गैसों को एक्सचेंज करता है। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट है वो एल्वियोली है। तो ये क्या करता है, गैस एक्सचेंज का काम करता है। ऑक्सीजन दे देगा वहाँ पार्टनर, वहाँ पे उस पार्टी को ऑक्सीजन दे देगा और अपने आप को वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो मतलब हमारे बॉडी को नहीं चाहिए वो सारा चीज़ लेकर वो फिर वहाँ से एक्सचेंज कर देगा, है ना। तो इस यहाँ पर इफेक्ट क्या होता है, ये ब्रोंकियोल जो होता है ना, ये पार्ट को ब्रोंकियोल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन होता कैसे है, देखिए हम बता रहे हैं। क्या होता है कि देखिए, ये मतलब पार्ट बाय पार्ट, देखिए कोई भी डिजीज होता है ना बॉडी में, तो वो एकाएक नहीं होता, उस धीरे धीरे उस बॉडी को इफेक्ट करता है। कोई भी चीज़ देखिएगा, देखिए एक लोहा को ही आप देखिएगा ना रोड पे या बारिश से सड़ता हुआ, तो एकाएक ऐसा थोड़ी होता है कि सड़ के पूरा ध्वस्त हो जाता है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा नहीं ना होता। वो धीरे धीरे इफेक्ट होता है, धीरे धीरे उसको खाना स्टार्ट करता है। तो उसी तरह हमारा ये ब्रोंकियोल जो होता है वो धीरे धीरे इफेक्टेड होता है। इसका पहला पार्ट देखिए क्या होता है, एयरवेज इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, या फिर इन्फ्लामेशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो हमारा आप वीडियो देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है उसी पे। इन्फ्लामेशन क्या होता है, ठीक ना, वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एयरवेज में इन्फ्लामेशन होता है। एयरवेज कौन सा है आपको ये भी आपको बता दे रहे हैं सारा चीज़। देखिए, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये येलो कलर दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए, ये क्या होता है ना, देखिए इसके ऊपर के जो पार्ट होते हैं इसको हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है, आपको ये थोड़ा ज़्यादा हाईली हो जा रहा है, ये नहीं दिख रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये जो पार्ट होते हैं ना, ये इस पार्ट को हम लोग कहते हैं म्यूकस लाइनिंग कहते हैं इसको। ये जो किनारे से म्यूकस लाइनिंग, इसे हम लोग कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट हुआ, इसे हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं। जो किनारे का जो पार्ट है ना, जो मोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये स्मूथ मसल्स होता है। तो ये जब इन्फेक्ट होता है, हमारा बॉडी इन्फेक्ट होता है, तो उसमें क्या, ये एक पाइप लाइक मतलब अंदर का जो पाइप वाला स्पेस टाइप का होता है, उसे हम लोग कहते हैं म्यूकस लाइनिंग। देखिए, ये जो लाइन वाइट वाला दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं म्यूकस लाइनिंग, ठीक ना। अब उसके बाद क्या होता है, ये और ये साइड वाला को तो आप जान ही गए कि ये स्मूथ मसल्स होता है। अब इसमें जब इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस होता है, मतलब इन्फेक्टेड हो गया वो चीज़, तो ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसका सिकुड़न स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब जितना स्पेस आपको है, जितना हमारा एयर आने जाने का जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जितना स्पेस हमको चाहिए उतना है ही नहीं। तो वही नेक्स्ट आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल ये ऐसा रहता है। और जब ये इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लामेशन इसमें भर जाता है, तो ये इस तरह हो जाता है। इन्फ्लामेशन होता कैसे है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इन्फ्लामेशन होने का रीजन बहुत सारे होते हैं। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, मास्क वगैरह यूज़ करने के लिए इसीलिए ना कहा जाता है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डिजीज में आ जाएगा, तो हम लोग मास्क वगैरह लेते हैं, तो ये सबसे हमारे बचाता है। जैसे देखिए, डस्ट वगैरह हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, पोल्यूलेंट हो गया, हॉट वेदर हो गया, कोल्ड वेदर हो गया, स्ट्रेस चेंजिंग हो गया, मतलब इमोशनल हो गया, मतलब बॉडी के इफेक्ट से भी काफ़ी चीज़ इसमें आता है। तो ये नैरोइंग हो जाता है और सिकुड़ जाता है, तो उससे स्पेस कम हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना कम स्पेस हो गया, यहाँ कितना ज़्यादा स्पेस था। तो इस स्पेस को कवर करने के लिए, इतना स्पेस में तो सांस लेने में तो दिक्कत होगा ही ना। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, अस्थमा। अब मैं आपको इसको पूरा डिटेल में सारा चीज़ बताऊंगा। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है ना। तो आ जाइए, तो अस्थमा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव देखिए हमारा क्या क्या है, देखना, डिफाइंड ब्रोंकियोल अस्थमा देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे स्टेटस अस्थमिक देखेंगे, ठीक ना। और नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे इनलिस्ट ट्रिगर
ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ट्रिगर हम लोग देखेंगे किसकी वजह से होता है, जो कि अभी हम लोग कुछ कुछ आपको एग्जांपल बताएं, आपको डस्ट, एयर पोल्यूशन, ये हॉट वेदर, कोल्ड वेदर है ना, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे डिस्कस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे असेसमेंट को, उसके बाद डायग्नोस्टिक करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, प्रिवेंशन देखेंगे, मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, है ना। उसके बाद पेशेंट को मतलब अस्थमा में क्या स्टेटस वगैरह सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि हर एक डिजीज का, हर एक चीज़ का, किसी का यार आप ही से हम मिलेंगे या किसी से मिलेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन होता है, पहले जान पहचान तो करो आखिर ये बंदा है कौन, ये डिजीज है कौन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्थमा कैन ओकर एट एनी एज एंड इज द मोस्ट कॉमन क्रोनिक डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। देखिए ऐसा है, अस्थमा किसी भी एज में हो जाता है, ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इस एज होगा तभी अस्थमा होगा, ये एज होगा तभी अस्थमा होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है। और जो मोस्ट कॉमन होता है ये क्रोनिक डिजीज वो चाइल्डहुड में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, डिस्पैच increased knowledge regarding the pathology of asthma and the development of better medication and management plan. The death rate from asthma continues to increase। देखिए पैथोलॉजिकली हम लोग देखते हैं कि डिस्पैच यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि जब ये डिजीज इंक्रीज हो जाता है तो इसमें क्या होता है ना कि जब बॉडी में डेवलप करने लगता है तो बेटर मेडिकेशन देने के बाद भी अगर वो सही नहीं हो पाता है तो इसमें पेशेंट का डेथ हो जाता है। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि एलर्जी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ अस्थमा। अस्थमा का जो मतलब ये जो होता है ना एलर्जी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये फैक्टर में आप लोग आता है। क्रॉनिक एक्सपोजर टू एयरवेज इरिटेंट्स और एलर्जेंस आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अस्थमा। देखिए अस्थमा जो डेवलप करता है ना बॉडी में, उसका बहुत मतलब उसमें एयरवेज, पहले ही हमको पता कि एयरवेज होता है, तो इसमें जो क्रॉनिक एक्सपोजर हो रहा है वो क्या हो, इसका मेन रिस्क फैक्टर जो है वही हो रहा है कि हम लोग बॉडी का जो एयरवेज में जो इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है वो हो जाता है। क्या देख रहे हैं कि कॉमन एलर्जन कैन बी सीजनल। देखिए वहाँ पहले ही आपको बताया कि ये सीजनल भी होता है, हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, है ना, ग्रास ट्री है कि ना, पोलवेंट, हम पहले ही हम लोग को बताए थे। और फिर इसमें ही देख लीजिए पीरियड में आप लोग देख लीजिए, इसमें डस्ट भी आपको बता दिए थे, है ना। नेक्स्ट वन हम लोग क्या देखते हैं, ब्रोंकियस अस्थमा। देखिए इसमें कुछ हम लोग क्या जानते हैं कि अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पहले ही बताया आपको कि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ये इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाएगा ऑफ द एयरवेज डेट काउज एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस म्यूकोसल एडिमा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें साफ साफ क्लियर जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पर रिपीट है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारा अस्थमा में, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी हो जाता है, एयरवेज में हो जाता है। अब इसका काउज क्या है, तो इसमें काउज में आपको इसमें हो जाता है, और फिर इसमें और एडिमा भी बता दी, इसमें स्वेलिंग वगैरह टाइप का हो जाता है, एंड म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर तो इफेक्ट करेगा ही ना, हमारे सांस लेने में दिक्कत करेगा ही ना। फिर क्या देखते हैं हम लोग कि दिस इन्फ्लामेशन अल्टीमेटली लीड्स टू रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ अस्थमा सिम्टम। देखिए ये क्या हो रहा है ना कि एपिसोड क्या बोल रहा है कि यहाँ धीरे धीरे मतलब पार्ट बाय पार्ट में उसका सिम्टम वगैरह दिखाई देने लगता है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कफ आएगा, चेस्ट टाइटनेस होगा, विचिंग होगा, एंड डिस्पेनिया। डिस्पेनिया जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सांस लेने में भी दिक्कत होगी, खांसी होगी, चेस्ट छाती में दर्द होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि डिफिनेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा का डिफिनेशन लोग देख लेते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज। ब्रोंकियल अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल्स हाइपर एक्टिविटी एंड ए म्यूकस प्रोडक्शन। मैंने सीधा सा यही बता दिया आपको कि जब वो हमारा ब्रोंकियल्स जो है उसका जो स्पेस है वो कम होने लगता है, वो रेडनेस होने लगता है, वो क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है। तब जब इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसमें क्या होता है ना कि म्यूकस रिलीज होने लगता है, म्यूकस रिलीज होने लगता है तो उससे और ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है। देखिए जैसा कि मैंने आप लोग शुरू में बताया और पिक्चर के थ्रू मैंने आपको भी दिखाया कि देखिए ये जो आपका ये है ये नॉर्मल है, ये जो आपका है ये नॉर्मल एयरवेज है। फिर उसके बाद क्या है, अस्थमेटिक एयरवेज है, और अस्थमेटिक एयरवेज में ड्रिंकिंग अटैक आ जाता है ना। तो इसको हम लोग एक तरह से ये भी बोलते हैं अस्थमेटिक अटैक भी इसे हम लोग कहते हैं। ये जब पोजीशन आ जाता है तो इसे हम लोग अस्थमेटिक अटैक भी कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है ना, स्मूथ मसल्स जो है वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आता है कि वो हमारा जो म्यूकस लाइनिंग जो होता है ना वही सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि रिस्क फैक्टर ऑफ अस्थमा। अस्थमा में रिस्क फैक्टर देखते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। देखिए इसमें सीधा आता है ना, देखिए कोई भी डिजीज होता है तो उसमें हम लोग फैमिली हिस्ट्री जरूर देखते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो फैमिली हिस्ट्री को लेकर ही आगे चले जाते हैं। जैसे नहीं होता कि पूर्वजों का देन है तो खाली संपत्ति लीजिएगा अपना पूर्वज का,
अपना बाप दादा का खाली संपत्ति लीजिएगा कि उनका पास जो डिजीज है, जो बीमारियां थे वो भी लीजिएगा। अब आपके बाबूजी दादाजी जो कर्ज लिए हैं वो भी तो आपको चुकाना है, खाली संपत्ति जमा करके रखे हुए हैं तो उसी को खाली अपना नहीं ना कहिएगा आप। तो इसीलिए इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री भी देखते हैं कि पहले फैमिली का था कि नहीं था। जैसे आप बोल देते हैं कि पटना में हमारा 4 गो फ्लैट है, तो भैया तुम्हारा 4 गो फ्लैट कहने से नहीं ना होगा, पेपर में देखा जाएगा कि इसका खानदान में पहले था कि नहीं था, कि अपना कमाई से किया है कि नहीं किया, पेपर रहेगा तब ना कहिएगा। तो वही हमारा फैमिली हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि एलर्जी। देखिए एलर्जी से बहुत सारे डिजीज होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर यहाँ एलर्जी आ रहा है। एलर्जी में क्या है, एलर्जी में सीधा मैंने आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि जब ये एलर्जी होता है तो क्या चीज़ से एलर्जी होगा, डस्ट से एलर्जी होता है, एयर पोल्यूशन से एलर्जी होता है, हॉट वेदर कोल्ड वेदर, स्ट्रेस, इमोशन से भी होने लगता है ये, समझें। और फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि क्रॉनिक एक्सपोजर टू एयरवेज इरिटेंट और एलर्जेंस, यहाँ भी सिंपल वही बात है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ट्रिगर्स और ब्रोंकियल अस्थमा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ट्रिगर्स मैंने आपको बता भी चुका हूँ, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसमें एलर्जेंस होगा। देखिए हम जो बता रहे हैं आपको, हर पार्ट में एक चीज़ हम आपको यहाँ देख रहे होंगे आपके रिपीट हो रहा है, हर जगह एक बात रिपीट हो रहा है, एलर्जेंस, एलर्जी है कि नहीं, ये सारा चीज़ हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा देना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है अस्थमा से रिलेटेड तो उसमें ये चीज़ तो आपको कुछ नहीं आएगा ना। आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा ना, कुछ नहीं लिखिएगा, कोई नोट्स नहीं उठाइएगा, कोई पेज नहीं पलटिएगा ना, तो आपको सिर्फ ये वीडियो देख लीजिएगा तो जरूर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। कुछ ना कुछ सुना हुआ बस लिख देना है आपको, वहाँ मार्क्स आपका कंफर्म है। तो इसमें फर्स्ट अपन हम लोग देख लिए कि एलर्जेंस हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगा जिसमें हम लोग EIA हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, एक्सरसाइज इंडक्टेड अस्थमा। इसमें एक्सरसाइज करने में हमारा क्या हो जाता है, किसी तरह नहीं बोलते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने से या फिर कुछ तरह करने से इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देखिए रेस्पिरेटरी ढेर सारा डिजीज है, उसी में से कोई इन्फेक्शन पहले से उस बॉडी में हुआ है तो ये भी होना आम बात है, ये जनरल बात हो गया। उसके बाद हम बोलते हैं नोज एंड साइनस प्रॉब्लम। देखिए जब नाक में कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे नाक में प्रॉब्लम, हम सांस कहाँ से लेते हैं, नोज से ही तो लेते हैं। साइनस कहाँ होता है, नाक में ही तो इन्फ्लेमेशन, नाक में ही तो हमारा ये साइनस भी प्रॉब्लम होता है। तो नाक ही जब हमारा नहीं काम कर रहा तो सांस कितना मुँह से लेगा आदमी, समझ रहे हैं ना बात को। नाक बना ही है सांस लेने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं, दूसरा चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना है नाक का। नेक्स्ट हम लोग क्या है, ड्रग्स एंड फूड एडिक्टिव। देखिए अब दवाई भी जोन तोन लंद फन चंद दवा भी खाते रहिएगा तो उससे भी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डिजीज होगा, उससे भी डिजीज होगा। उसके बाद आ जा रहा है GERD। इसमें क्या होता है, गेस्ट्रो एसोफेगल डिसऑर्डर। इसमें भी मतलब यही समझ लीजिए, गेस्ट्रो एसोफेगल तो वही डिजीज हो गया। फिर इमोशनल स्ट्रेस, जैसा कि हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं अब पैथोफिजियोलॉजी और ब्रोंकियल अस्थमा। देखिए इसमें कैसे ये डिजीज होता है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, यही पैथोलॉजी होता है। देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है लग रहा है। देखिए ट्रिगर फैक्टर आप लोग को याद हो गया होगा, अभी तक इतना देर से हम लोग बात कर रहे हैं, अब तक याद हो गया होगा। ट्रिगर फैक्टर क्या है, कमेंट में धक से मारिए। ट्रिगर फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, डस्ट आ जाएगा, एयर पोल्यूशन आ जाएगा, हॉट वेदर आ जाएगा, कोल्ड वेदर आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, इमोशनल चेंजिंग आ जाएगा, ये सारा चीज़ हमारा क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा एयरवेज। देखिए ट्रिगर फैक्टर से हमारा एयरवेज इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ट्रिगर फैक्टर पहले बता दिए ट्रिगर फैक्टर क्या है, उसके बाद हमारा एयरवेज इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। अब एयरवेज इन्फ्लेमेशन से हमारा क्या हो जाता है, देखिए एयरवेज इन्फ्लेमेशन होने से हमारा 3 प्रॉब्लम आएगा। एक हो जाएगा हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारा किसका, म्यूकस का, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वन उसी से एयरवेज इन्फ्लेमेशन से और क्या हो सकता है, एयरवेज मसल्स में क्या हो सकता है, कंट्रिक्शन हो सकता है। कंट्रिक्शन मतलब समझ रहे हैं, सिकुड़ाव आना स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट एयरवेज इन्फ्लेमेशन से और क्या हो सकता है, स्वेलिंग ब्रोंकियल्स मेम्ब्रेन्स में, मेम्ब्रेन्स जो होता है उसमें ब्रोंकियल्स का मेम्ब्रेन्स जो होता है उसमें स्वेलिंग आ जाएगा। अब ये तीनों चीज़ हो जाने के बाद उससे फिर क्या इफेक्ट हो सकता है, नैरो ब्रीथिंग पैसेज। देखिए नैरो ब्रीथिंग पासेज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा ना, नैरो हो जाएगा, जो हमारा क्या बताए थे, म्यूकस लाइनिंग जो है वो नैरो हो जाएगा। तो एयर पास कहाँ से होगा, जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ पे नैरो हो गया। अब उससे जो साइन और सिम्टम हमें दिखने को मिलेगा वो हो जाएगा वीचिंग हो जाएगा, कफ हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, टाइटनेस इन चेस्ट हो जाएगा। जितना सारा सिम्टम हमारे बॉडी में दिखेगा वो सारा चीज़ नैरो होने के बाद दिखने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम क्या देख रहे हैं, द 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अस्थमा। 3 जो मोस्ट कॉमन है वो अस्थमा। देखिए कफ होगा, डिस्फेनिया होगा, सांस लेने प्रॉब्लम होगा, विचिंग होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन सम इंस्टेंस कफ मे बी द ओनली सिम्टम। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी किसी कंडीशन में होता है कि सिर्फ कफ आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों सिम्टम नहीं दिख रहा तो अस्थमा नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ कफ आता है। और खासकर ये जो कफ होता है, अस्थमा अटैक ऑफ्टन ओकर एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जब अस्थमा अटैक आता है तो उसमें नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग, सुबह में वो कफ हमें को दिखाई देने वाला है। देख रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ होता है, मतलब उसमें ज़रूरी नहीं है हमें कि तीनों सिम्टम दिखने को मिले, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं,
possibly due to circadian variation that influence airways receptor threshold। इसमें भी वही कह रहा है कि मतलब एयरवेज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। देखिए अस्थमा सिम्टम को इसमें ठीक तरह से हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, कफिंग आएगा, स्विचिंग आएगा, विचिंग आएगा, चेस्ट टाइटनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा। ये सारा चीज़ तो मैं आप लोग बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, असेसमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। देखिए बार बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है, आपको मेरे वीडियो देखने से ना आपको पूरा याद हो जाना चाहिए कि अस्थमा क्या है, साइन ऑफ सिम्टम क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, सारा चीज़ इसमें हो जाएगा। हिस्ट्री कलेक्शन होगा, एक कंप्लीट फैमिली इन्वायरमेंट, फैमिली पहले एक कंप्लीट फैमिली हिस्ट्री होगा, उसके बाद इन्वायरमेंटल हिस्ट्री होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री होगा, समझ रहे हैं ना, उसका इसेंशियल होगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। अब डायग्नोसिस में हम लोग चेक क्या क्या करेंगे, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू केमिकल एंड कंपाउंड को चेक करेंगे, स्पुटम कल्चर चेक करेंगे, उसका जो स्पुटम समझ रहे हैं ना, वो जो थूक होता है उसमें अस्थमा में जो थूक वगैरह निकलता है, स्पुटम जो निकलता है खखार टाइप का जो निकलता है, उसको हम लोग चेकअप करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एवीजी करेंगे। एवीजी आप लोग जान ही रहे हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स को नापेंगे। उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी करेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीक फ्लो मॉनिटरी, PEF जिसे कहते हैं, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो टेस्ट, ठीक है। इंसेंटिव स्पेरोमीटर से भी चेक करेंगे। देखिए पीक फ्लो मॉनिटरिंग होता क्या है, देखिए इसमें आप जिसमें डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि हमारे जो लंग्स से एयर कितने पास हो रहे हैं, आ रहे हैं, उसको माप किया जाता है, मतलब लीटर में उसे मापा जाता है कि कितना लीटर पर मिनट ये अप डाउन हो रहा है, उसे हम लोग पीक फ्लो मॉनिटरी से मापा जाता है। पीक फ्लो मॉनिटरी क्या होता है, ये जो देख रहे हैं ना, इसी से नापा जाता है कि कितना मतलब हो रहा है, ये नहीं होता। PEF जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए है ना, मेथड ऑफ पीक फ्लो मॉनिटरी। इसमें क्या फूक जब मारेंगे ना, उसमें मतलब मीटर जैसा होता है, वो उठता है तो वो बताता है कि कितना मतलब कितना रेशियो इनका चल रहा है। देखिए इंसेंटिव स्पेरोमीटर में क्या हो रहा है, इसमें भी वही चीज़ होता है। इसमें भी क्या होता है, SMI होता है, सस्टेंडेड मैक्सिमल इंस्पायरेशन, सांस लेने की जो मतलब ये है ब्रोंकियल्स का, वह हाइजेनिक थेरेपी देकर ये किया जाता है। ये वाला आप लोग ये जो होता है ना, इसी को तो कहते हैं कि इंसेंटिव स्पेरोमीटर। ये वाला आप अधिकतर हॉस्पिटल में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। ये जो पाइप है, ये जो पाइप आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है इसमें हम लोग फूक मारते हैं, जो जिसे अस्थमा हो रहता है या रेस्पिरेटरी डिजीज जिसे हो रहा है, इसमें फूक मारते हैं। ये तीनों बॉल जो है वो ऊपर नीचे होता है, उससे आइडेंटिफाई होता है कि इस बंदे में मतलब किस हद तक ये गया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं यही है इंसेंटिव स्पेरोमीटर। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फूक मारना पड़ता है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा ट्रिगर। इसमें प्रिवेंशन क्या क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा हर डिजीज़ के बारे में ये चीज़ कहा जाता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए, है ना। इसमें क्या देखते हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि नॉलेज इज़ द की ऑफ क्वालिटी अस्थमा केयर। बस यही चीज़ है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें अस्थमा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसमें गाइडलाइंस होना चाहिए। इसमें केयर के बारे में बताना है, पेशेंट को प्रिवेंशन करवाना है किस तरह का, ये सब सारा हमारा यहाँ पर ट्रिगर्स जो होते हैं उससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो प्रोवाइड वगैरह भी कराना है, वो सारा हेल्थ केयर मुझे को करना होता है। प्रिवेंशन में हम लोग देखेंगे पेशेंट विथ रिक्वायरमेंट अस्थमा शुड अंडरगो टेस्ट एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डेट प्रिस्क्रिप्शन द सिम्टम्स। में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, उसमें मेडिकेशन वगैरह के बारे में बताना है, ये करना है वो करना है, वो सारा चीज़ में सारा देखेगा। उसमें पॉसिबल काउज आर डस्ट है, डस्ट मिल्टिंग है, ये सारा चीज़ आपको बताया है मैंने। वो कपड़ा वगैरह का होता है, पेट वगैरह का होता है, सारा डस्ट वगैरह का, एनिमल वगैरह का भी मतलब बदबू वगैरह से भी सारा चीज़ ये प्रॉब्लम हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इसमें सारा चीज़ इस तरह का हमें प्रिवेंशन करना, मतलब बचाव करना है, किस से ये चीज़ होने वाला है या हो सकता है, उससे जैसे मास्क वगैरह हो गया, वो सब भी हम लोग यूज़ करके उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हम लोग देते हैं स्टेटस अस्थमेटिकस। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो जाएगा, उसके बाद निमोनिया हो सकता है, उसके बाद एटेलेक्टेसिस हो सकता है, ये सारा चीज़ हमारा कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट क्लाइंट विथ ब्रोंकियल अस्थमा में, लेकिन मतलब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे। देखिए क्वालिटी अस्थमा केयर इन्वॉल्व्स नॉट ओनली इनिशियल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टू अचीव अस्थमा कंट्रोल बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म रेगुलर फ्लो ऑफ केयर ऑफ मेंटेन कंट्रोल। देखिए इसमें भी क्लियर हमें ये पता चल जा रहा है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ हमें इसे कंट्रोल करने का हमें ये होता है, क्योंकि जब डायग्नोस हो जाता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, तो हम एब्सोल्युटली उसमें हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं विथ सिम्टम के साथ हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं,
नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि इमीडिएट इंटरवेंशन इज नेसेसरी बिकॉज द कंटिन्यूइंग एंड प्रोग्रेसिव डिस्फेनिया लीड्स टू इंक्रीज्ड एंजाइटी एग्रेवेटिंग द सिचुएशन। इसमें भी हमारा वही और कह रहा है कि इसमें कंटिन्यूटी जो होता है वो छूटने लगता है, सांस लेने में तकलीफ वगैरह होने लगती है, एंजाइटी वगैरह आ जाती है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं फार्मेकोलॉजिक थेरेपी। इसमें हम लोग दवा के थ्रू किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। टू जनरल क्लासेस ऑफ अस्थमा मेडिकेशन आर लॉन्ग एक्टिव medication to achieve the maintain control of persistent asthma and quick relief medication for immediate treatment of asthma symptom and exacerbating। इसमें क्या कह रहा है, देखिए हम लोग फार्मेकोलॉजी थेरेपी के थ्रू, हम लोग इसमें दवा के थ्रू, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग एक्टिव मेडिकेशन, थोड़ा लंबे समय तक दवा देना पड़ता है। उससे हमें क्या होता है, क्विक रिलीफ मेडिकेशन के साथ भी हमें ये चीज़ क्विक मेडिकेशन रिलीफ भी देंगे और लॉन्ग एक्टिव मेडिकेशन भी देंगे। वो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, जो साइन ऑफ सिम्टम को देखते हुए हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट, हम लोग या डॉक्टर्स करेंगे ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ देखा जाता है। लॉन्ग एक्टिव कंट्रोल मेडिकेशन क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लॉन्ग एक्टिव कंट्रोल मेडिकेशन में कार्टिकोस्टेरॉइड आर द मोस्ट पोटेंट एंड इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। तो जो मेडिकेशन हम देंगे वो एंटी इन्फ्लामेशन ही नहीं देंगे ना, दे आर ब्रॉडली इफेक्टिव इन एलिविएटिंग सिम्टम, इम्प्रूविंग एयरवेज फंक्शन एंड डिक्रीजिंग पीक फ्लो वेरिएबल। जैसे कि आप लोग बताया, पीक फ्लो अभी पीछे बताया था ना किस तरह चेकअप होता है, उसके अकॉर्डिंग पीक फ्लो कितना जा रहा है, किस लेवल तक इनका पर मिनट ऑक्सीजन का ये जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, क्विक रिलीफ मेडिकेशन। देखिए ऐसा है, इसमें आपको डिफाइन करने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सारा चीज़ को डिफाइन इसलिए कर दिया हूँ नोट्स में, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। ये सारा चीज़ को मैं डिफाइन किया हूँ कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो, एग्जाम वगैरह में लिखने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि समझाना जो है वो आपको मैं क्लियरली समझा दिया हूँ। जितना भी सारा नोट्स होगा ना, वो सारे आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट कीजिए, समझें, आप इंस्टा वगैरह पे आप हमको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें भी क्लियर वही गया है, क्विक रिलीफ करने के लिए हमें क्विक वाला मेडिकेशन देना होगा, जो कि एक्यूट में होता है। लंबे समय तक को हम लोग क्रोनिक बोलते हैं, कम समय के लिए हम लोग उसको एक्यूट बोलते हैं, उसमें हम लोग मेडिकेशन देते हैं, ठीक है ना। और फिर इसी में क्या होता है कि COPD जो पेशेंट होता है, उसमें भी COPD क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसमें भी क्या होता है, ये भी आपका एक रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है, तो ये भी इसी से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एक्सेब्रेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्लाइंट विथ ब्रोंकियल अस्थमा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक नर्स जो है वो पेशेंट के साथ क्या मैनेज करेगा, वो क्या उसको फैसिलिटी देगा, क्या उसके डिजीज के अकॉर्डिंग उससे ये करेगा, वो चीज़ होता है इसमें। तो देखिए यहाँ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, द इमीडिएट नर्स केयर ऑफ द पेशेंट विथ अस्थमा डिपेंड ऑन द सेवरिटी ऑफ द सिम्टम। उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग जो चीज़ हम अस्थमा से जो पेशेंट ग्रसित है या इफेक्टेड है, उससे जो चाहिए वो हम फुलफिल करेंगे। यहाँ क्या देखते हैं कि द पेशेंट में बी ट्रीटेड सक्सेसफुली एज एन आउट पेशेंट इफ अस्थमा सिम्टम आर रिलेटिवली माइल्ड। छोटा मतलब माइल्ड है तो वो वैसे ही हम लोग ट्रीट करके सक्सेसफुल कर सकते हैं उसे, ठीक है। अब अगर वही मतलब माइल्ड नहीं है, एक्यूट नहीं है, क्रोनिक टाइप का है, तो उसे हम लोग हॉस्पिटलाइज करेंगे। और भी देखिए ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो तो आपको खुद से ही करना है, ये आपको नोट्स के लिए बेटर होगा, आपको नोट्स में क्या बनाना नहीं बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। द नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड मॉनिटरी द सेवरिटी ऑफ द सिम्टम, ब्रीथिंग साउंड, पीक फ्लो, वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पीक फ्लो वगैरह करेगा, ब्रीथिंग साउंड को चेक करेगा, ऑक्सीमीटर से पल्स नापेगा, वो सारा चीज़ हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाता है। ये सारा चीज़ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मैं आपको नर्सिंग मैनेजमेंट करिए, मैं इतना चीज़ आपको समझाने के लिए और नोट्स के लिए मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ है ना। ये सारा आप मेडिकेशन का हमारा देख सकते हैं कि इसमें हमें कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा चीज़ फ्लूइड वगैरह क्या देना है नहीं देना, वो सब चीज़ में हमें नर्सिंग मैनेजमेंट में किस तरह हमें मैनेज करना है वो सारा चीज़ उसमें देख सकते हैं। ये चीज़ आपको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस होने वाला है, नोट्स के लिए होने वाला, ठीक ना। इसे आप लिख कर कहीं भी अगर देते हैं तो आपको मतलब रियलिटी बता रहे हैं काफ़ी मार्क्स मिलने वाला है।
ये सारा हमारा मैनेजमेंट में आएगा। देखिए सारा चीज़ हम वो फुलफिल करने के बाद अब एट ए टाइम हम नर्स हैं तो उतना ही हम प्रेफरेंस कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, पेशेंट टीचिंग रिगार्डिंग अस्थमा, पेशेंट को हम लोग टीच करेंगे कि देखिए सर भैया चचा जो बोलना है बोलिए, जिस तरह हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, उन्हें कंफर्टेबल फील हो कि नहीं ये हमारे बात को समझ रहे हैं, ये हमारे। देखिए नर्स का पहला काम क्या होता है ना, पेशेंट की सारी बातों को सुनना समझना। वो अगर वो अलबल भी बोल रहे हैं, वो फालतू चीज़ भी बोल रहे हैं, फिर भी आपको सुनना है, क्योंकि वो पेशेंट है, उन्हें जितना समझ में आ रहा है वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सुनना सब चीज़ें करना वही है जो उनके लिए सही होगा, सारा चीज़। और अगर वो उनके लिए सही है और वो डिमांड करते हैं तो उसे फुलफिल भी करना एक नर्स का ड्यूटी होता है। तो नर्स का ये हमारा ये जो नर्स का काम होता है, ये चीज़ हमें फुलफिल हमेशा करना होता है। तो ये सारा चीज़ आपको ये देख लेना, पेशेंट टीचिंग, पेशेंट को टीच करना है, कैसे आपको करना है, क्या करना है, इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ पेशेंट टीचिंग, इसको भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और नोट्स में सारा चीज़ आप A to Z लिखिए, ठीक ना। द नेचर ऑफ अस्थमा एज द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये सारा चीज़ आपको उसमें सारा फुलफिल करना है। यहाँ पे लास्ट अपन आप देख रहे हैं ट्रिगर टू अवॉइड एंड हाउ टू डू सो, मतलब यहाँ पर आपको मतलब ट्रिगर वगैरह आ रहा, ट्रिगर आपको याद हो गया होगा क्या होता है, फिर इसके डिफिनेशन के इन्फ्लामेशन क्या हो, मतलब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्फ्लामेशन में क्या हो रहा नहीं हो रहा, वो इसका पर्पज़ क्या है, ये सारा चीज़ आप इसमें फुलफिल करना होगा आपको। प्रॉपर इसमें इन्हेलेशन टेक्निक को भी ये बताना है, ये सारा चीज़ बताना है कि कैसे करना है। पीक फ्लो मॉनिटर के बारे में बताना है उनको, कैसे काम करता है, किस तरह को यूज़ करना है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेटस अस्थमेटिक। अब ये जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, स्टेटस अस्थमेटिक क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और शेयर कीजिए, हर एक मेंबर को शेयर कीजिए, हर एक बच्चे को शेयर कीजिए जो अस्थमा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। सारे टाइप के हमारे चैनल पे सभी टाइप के आपको वीडियोज़ मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।